The Rajasthan Public Examination Misuse for Prevention of Unfair Means in Recruitment Act 2022 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022, इस एक्ट को लाने के पीछे का रीजन ये रहा कि राजस्थान में एक एक्ट पहले ऐसा पास हो रखा था 1992 का, उसके 30 ईयर बाद, आफ्टर 30 ईयर इस एक्ट को लाना पड़ा क्योंकि पेपर लीक होना एग्जाम में आम बात हो गई, तो उनको रोका जाए बड़े लेवल पे। जैसे इस बार रीट का पेपर के आउट होने की भी बातें चली खूब, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी एनटीए ने इस बात को माना नहीं कि रीट का पेपर लीक हुआ था, और कल तो रीट का भी रिजल्ट आ गया, चुनाव का भी रिजल्ट आ गया। यहाँ पर ऐसे ही एक बार बड़ा घोटाला हुआ इसी मेडिकल के एग्जाम में, व्यापम घोटाले के नाम से एमपी में बरसों तक बहुत सारे बच्चों का भी डेथ हो गई, बहुत बच्चों ने आत्महत्या कर ली इस तनाव में। और ऐसे ही पेपर लीक की घटनाएं जो होती हैं प्रदेश में, देश में नहीं होनी चाहिए, उनको रोकने के लिए 1992 का एक्ट बनाया। फिर भी पेपर लीक की घटनाएं होती रही, इसलिए स्ट्रिक्ट पिनल प्रोविजंस होना चाहिए। तो ये 2022 का द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मिसयूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 इसको लाया गया। इसका एक एक्ट का जो प्रियम्बल सा है वो दिया हुआ है, वो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। क्या ऑब्जेक्ट है इनका कि एग्जाम में नकल ना हो, रोकी जाए, ताकि जो मेहनत करके पढ़ के बन रहा है। अभी हमने देखा राजस्थान में हमारे यहाँ एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, उसमें इतने लोग फर्जी पकड़े गए, बहुत से लोगों ने तो एग्जाम ही नहीं दी, एग्जाम सेंटर में ही नहीं गए, उनको यही नहीं मालूम उनका सेंटर कहाँ था, पेपर में क्या पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, पहले कितने थे, डिवीजन या संभाग कितने, उनको नहीं मालूम, और सब इंस्पेक्टर बन गए। अब उनको पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाल रहे हैं, केक को ले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो, सारी भर्तियां नहीं पकड़ी जाती, कुछ एक सिंबॉलिक पकड़ी जाती है। रीट की भर्ती पेपर लीक हो गए, नीट में इस बार फिर ऐसा सुनने को मिला, हर भर्ती में ऐसा, चाहे वो सिपाही की हो, पटवारी की हो। तो ये इस बार जेएलओ की भर्ती में ऐसा कोई अशुभ समाचार देखने को नहीं मिला था, और आरजेएस में और एपीओ में भी भगवान करे ऐसा कोई समाचार हमें देखने को नहीं मिले। ऐसा एक सेंटर का लॉबी आ रखा है, लेकिन हमारा स्टेट का जो पिनल प्रोविजन इस पे किया गया है, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है ये एक बार सुनिए और देखिए। नहीं है तो मोबाइल में ओपन कर लो, इस एक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और नहीं है तो यहाँ आके बैठ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बीच में ये बुक ले लो, दोनों तीनों देख लो, ऐसा कर लो, है ना, आगे आ जाओ, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या है, एक में साथ साथ देखते चलोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, और देखोगे नहीं तो फिर क्या ऐसी कथा सुनोगे तो वो प्रवचन यूं ही चलता रहेगा। आप बीच में दे दो और तीनों जने थोड़ा थोड़ा इधर देख लो, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप पास पास में हो जाओ, देख लो सब। इसमें जो एक इंट्रोडक्शन जैसा दे रखा, पहले इसका देखिए एक्ट नंबर क्या है, यहाँ मैंने नहीं लिख रखा, आपके बैरेक पे दिया एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022, ऐसा दिख रहा है आपको एक्ट के ऊपर, एक बार मेरे को देना, मेरे को दो। इसका जो यहां से देखो, इसमें प्रियम्बल एक ये ध्यान रखना, ये जहां तक हो ना, राजस्थान वाले एक्ट अपने स्टेट वाले ही लाओ। अब इसमें जो प्रियम्बल में आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें दे ही नहीं रखा। कल मैं एक थोड़ा देख रहा था, जैसे लास्ट के प्रोविजन वो भी इसमें नहीं है, वो क्या अदर स्टेट वाले जितने आते हैं उतने आते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ये इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, इस मामले में कानून प्रकाशन ठीक है, सीएलए कानून प्रकाशन के लो, बाकी ये बुक वाले तो क्या है, जो कमीशन ज़्यादा मिलता है वो बता देते हैं ये अच्छे हैं। अब इसका प्रियम्बल मैं बता रहा हूँ, वो सुन लो। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स, ऐसे लाइनें दिख रही हैं, इसमें नहीं दिख रही, एक्ट नंबर दिख रहा है इसमें, एक्ट नंबर
एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022 ये तो दिख रहा है, चलो अच्छा है, कम से कम ये भी नहीं दिखता तो क्या करते, लिखते फिर और क्या करते हैं। यहां पे एक्ट नंबर 6 ऑफ कब का है, 2022। और इसका डेट ऑफ एनेक्टमेंट है 5 अप्रैल 2022। एक तो ये हो गया, एक हो गया, एक इसकी डेट है, ये सेम है, डेट ऑफ एनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट यही है, एक्ट नंबर ये और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ये। इस दिन लागू हुआ। ये दो चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो, क्योंकि माइनर में ये पूछ लेते हैं कि ये लागू किस दिन हुआ, तो इसमें दे रखा है असेंट ऑफ द गवर्नर ऑन 5th डे ऑफ अप्रैल 2022। तो ये दोनों डेट एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022 और 5 अप्रैल 2022 को ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट ये है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट जैसा दे रखा है, इसको लाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कर्ब द ऑफेंस ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स and use of unfair means at public examination for the purpose of recruitment to any post under the state government, including autonomous bodies, authorities, boards or corporations, and to provide for designated court for the trial of such offence and for matters connected therewith or इंसिडेंटल देयरटू। हिंदी में स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों का प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी अध्युपाय का उपबंध करने के लिए और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए अभिहित न्यायालयों, यानी इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे, जैसे पॉक्सो कोर्ट होते हैं, SC/ST कोर्ट्स होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। अगर स्टेट चाहे तो ऐसे स्पेशल कोर्ट बना के इनका ट्रायल स्पीडी ट्रायल से हो, इसके लिए बना सकता है। और उससे संसक्त आनुषांगिक मामलों, यानी उससे जुड़े हुए और कोई जो आनुषांगिक मामले हों, एंसिलरी मैटर्स होते हैं, उनके बारे में का उपबंध करने के लिए अधिनियमित है। बी इट एनेक्टेड बाई The Rajasthan State Legislature in the 73rd year of Republic of India as follow। भारत राज्य गणराज्य के 73वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियमित करता है। क्या अधिनियम बनाता है? इसका सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जैसा जनरली हर एक्ट का होता है। यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो ये एक्ट किस दिन, इसका नाम क्या है, संक्षिप्त नाम? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मिसयूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 इसका नाम है। और इसका ये तो मिल रहा है ना, अब तो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 देखिएगा इसका। इट शैल एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, इसलिए संपूर्ण राजस्थान राज्य पर लागू होता है। ये हमारे APO के सिलेबस में आएगा। 1992 का एक्ट भी है और 2022 का एक्ट भी है। जनरली होना ये चाहिए कि एक एक्ट आता है ना, तो दूसरे वाले एक्ट को लास्ट सेक्शन उसका ऐसा होना चाहिए कि जो पहले से जो एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या हो जाना चाहिए, रिपील हो जाना चाहिए। अब इसको रिपील वाला प्रोविजन नहीं डाला, इसलिए हमको 2-2 वजन ढोने पड़ रहे हैं अनावश्यक। वरना इसमें लास्ट सेक्शन कितने, इधर देखिए, लास्ट सेक्शन इसमें है 20, एक और जोड़ देते 21 और उसमें डाल देते रिपील। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 395 है,
सीआरपीसी का लास्ट का आर्टिकल 484 है, और अभी नई भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम में उनके लास्ट के आर्टिकल है, पहले वाले को रिपील कर रहा है। अब दो दो वजन ढोने पड़ रहे हैं। कोई प्रोविजन लेने थे तो इसमें लेके उसको तो खत्म करते, तो एक तो कम पढ़ना पड़ता। यहाँ सेक्शन 21 हो जाता है रिपील, कि 1992 का एक्ट था वो इसके इफेक्टिव होने के दिन से रिपील किया जाता है, बस काम ही तमाम हो जाता। लेकिन ये एक डाला नहीं, इसलिए अब दोनों वजन ढो, इसलिए एपीओ में भी दे दिया, 1992 का भी दे दिया, और इसके 30 साल बाद बना उसका भी दे दिया। 30 साल पहले वाले की तो कोई वैल्यू अब बचती नहीं है, यूटिलिटी बचती नहीं है, लेकिन फिर भी रिपील का नहीं डाला, इसलिए पढ़ना है अपने को। तो ये अपने हाथ में अभी है नहीं, जिस दिन आ जाएगा आपके हाथ में कलम हो या मेरे हाथ में, तो ऐसे दो दो वचन कोई स्टूडेंट ढोए उसको उड़ा देना, कानून को तो खास तौर से ध्यान रखना इस चीज़ का। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। बराबर, एक बार इसको कोई सर्च करना, आप में से कोई भी तीनों में से सर्च कर लो, ऑनलाइन में भी कर लो, कौन सी डेट है जिसको ये लागू हुआ। अगर यही है 5 अप्रैल 2022 देन ओके, अदरवाइज कोई गजट नोटिफिकेशन में कोई और डेट है तो वो देख लो एक बार। इसमें दे रखा, फुटनोट में भी नहीं दे रखा ना, हाँ इधर मेरे पास है, हाँ इस एक्ट को ही सर्च कर लो, इसका डेट सबसेक्शन 3 में दे रखा ना, इसको देख लो। कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन में करती है, वो क्या डेट है ये देखना पड़ेगा। कई बार होता है गजट नोटिफिकेशन में भी डेट मेंशन कर दी जाती है, जैसे गजट नोटिफिकेशन तो आज का है, आज कितनी तारीख होगी, 5 जून। 5 जून को क्या पड़ता है, अब याद आया मेरे तो, 5 जून को है क्या कोई ऐसा पड़ता है क्या, कोई पृथ्वी दिवस, पर का पर्यावरण दिवस है। कल तो चुनाव थे रिजल्ट था, हाँ पक्का है ना, ये आपकी क्लेट का प्रिपरेशन बोल रहा है। तो ये याद रखना अपने को, एनवायरनमेंट डे कब आता है, क्यों मनाया जाता है, इस दिन वो स्टॉकहोम समिट हुआ, इसकी वजह से हम इसको एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। एक बार उस भास्कर का फ्रंट पेज बस ऐसे ही दिखा दो, आपके पीछे ना, उस पर दिया हुआ भी होगा पर्यावरण का कुछ ऐसा। और हो सकता है चुनाव, कोई बात नहीं, चुनाव की वजह से वो दे नहीं पाए होंगे, ऐसा भी हो जाता है। बस सिर्फ फ्रंट कहीं भी पर्यावरण का नाम दे रखा है, देख कोने पे देखना ना, ये द हिंदू है, हाँ भास्कर का। आज तो वो इंडियन साइनिंग इंडियन यही दे रखा हो, बेचारे पर्यावरण को कौन याद करेगा आज, है ना। चुनाव आ गए ना, तो चुनाव का पर्यावरण वो हो गया। अर्थ डे तो नहीं है ना, एनवायरमेंट डे, ठीक है। किसमें एनवायरमेंट डे दे रखा है, हाँ यस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। जैसे आज के दिन गजट नोटिफिकेशन जारी करें तो हो सकता है हम कोई ऐसा लिख दें कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई लॉ बनाया, तो आज संयोगवश ये वाली डेट भी है, तो हमने बना तो लिया था मई में, गजट नोटिफिकेशन मान लो मई में हो गया, अप्रैल में हो गया, हमने लिख दिया कब लागू करेंगे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लागू करेंगे, ऐसा हम उसमें प्रोविजन कर सकते हैं। तो गजट नोटिफिकेशन की डेट भी हो सकती है और कोई फ्यूचर डेट भी, जैसे हमारी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जगह भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम आए, उनका गजट नोटिफिकेशन तो 24 फरवरी को हो गया, लेकिन वो सब लागू कब हो रहे हैं, 1 जुलाई से। ये गजट नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो इसकी डेट नहीं मिली, हाँ लिख लो आप सब लोग, यही यानी ये 5 को असेंट मिली, 6 अप्रैल इसकी डेट हो गई, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन एग्जाम में ये सवाल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। एक्ट नंबर 6 2022, डेट ऑफ एनेक्टमेंट 5 अप्रैल, और डेट ऑफ एनफोर्समेंट और डेट ऑफ कमेंसमेंट कह दो, डेट ऑफ एनफोर्समेंट 6 अप्रैल 2022, ये ध्यान में रखना है।
सेक्शन 2 डेफिनेशन, परिभाषाएं। इन दिस एक्ट अनलेस द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ए बी सी डी ई एफ जी, ये यहाँ तक जी तक इसमें डेफिनेशन पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें डिफाइन किया गया है। ए में है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी क्या होता है उसके बारे में बता रखा है। मीन्स एंड इंक्लूड्स प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ये देखो सारी चीज़ें बता रहा है कि इन यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। यानी कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या आएगा, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में परीक्षा के चरण में होने वाले सारे चीज़ें वो बता रहा है कि इस मामले में अगर कोई प्रिपरेशन भी हो रही है, प्रिंटिंग यानी प्रेस में जो पेपर छप रहे हैं उस समय हो रही है, सुपरविजन कोई व्यक्ति सुपरविजन कर रहा है, कोई व्यक्ति कोडिंग, कई बार करते हैं ना कोडिंग डी कोडिंग, जैसे ए बी सी ऐसे ग्रेड दिया, ऐसे कोडिंग किया या उस पर कोड डालते हैं। आपके ज़माने में तो आजकल कोड का भी क्या कर दिया, बार कोड कर दिया टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रोसेसिंग और स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, आंसर सीट्स, OMR सीट्स, रिजल्ट सीट्स एंड इवोल्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एटसेट्रा। सार्वजनिक परीक्षा का संचालन से क्या अभिप्रेत है, इसमें सम्मिलित है प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों, OMR सीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारण, परिवहन, वितरण और संग्रहण और मूल्यांकन और परिणाम घोषित करना। इस किसी भी लेवल पे कोई गड़बड़ करेगा, ये सब चीज़ें हो रही हैं तो यानी परीक्षा का संचालन हो रहा है, कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके बाद में इसका बी है एग्जामिनेशन अथॉरिटी, यानी क्या, मीन्स एग्जामिनेशन अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। उधर पब्लिक एग्जामिनेशन क्या उसका दे रखा था शेड्यूल में, तो एक बार शेड्यूल 1 निकालो, पहले हम उसी को पूरा करेंगे। ऑनलाइन में भी आप जो जुड़े हुए हैं वो इसका शेड्यूल निकालो। ये जो एक्ट आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लास में जो अभी जुड़े हैं, आप इस एक्ट को, इसकी PDF डाउनलोड कर लो, किसी दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में इसको ओपन कर लो और उसके बाद में इसको देख लो। तो अभी ये जो एक्ट है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, ये 2022 वाला, इसका शेड्यूल 1 देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि इसका सेक्शन 2 के डेफिनेशन बी में बता रखा है एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी परीक्षा प्राधिकारी में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत हैं। एक ही है ना अनुसूची 1, शेड्यूल 1 दिया हुआ नहीं है, शेड्यूल तो दे रखा है। हाँ, आपने कोई रूल तो नहीं निकाल लिया ना, एक्ट का नाम बस वही है ना। मैंने भी कल देखा था इसमें क्या कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी मनमर्जी से कुछ छोड़ दी, कुछ जोड़ दी, ऐसे मोल्ड कर दिया, जबकि एक्ट में एज सच होना चाहिए, ऐसा अपनी ओर से कुछ नहीं करना चाहिए। चलिए, शेड्यूल 1 में दिया हुआ सेक्शन 2B, और हम भी सेक्शन 2B में इधर डिस्कस कर रहे हैं। कई बार क्या पूछ लेते हैं, इसके शेड्यूल में कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, आपका नाम क्या है, आपका नाम तो ध्यान है ना। तो वैसे ऐसे ही अभी मैं बताऊंगा, आप कहेंगे ये तो आता था, 12 शेड्यूल्स हैं। हाँ, तो बस वही तो कह रहा हूँ ना, ये आप सब कहेंगे हमें तो आता है, आप चलते चलते पूछ लेते, इसलिए हम क्या खो जाते हैं। खोना नहीं, जगह रहना है। तो देखो वहां पे 12 शेड्यूल है, वहां भी हर शेड्यूल के साथ में आर्टिकल मेंशन है। तो आजकल एग्जामिनर पूछने लगे हैं इस 8 शेड्यूल में कौन से आर्टिकल लिखे हुए हैं, 7 शेड्यूल में कौन से आर्टिकल हैं। तो ऐसे इस एक्ट का जो शेड्यूल 1 है इसमें क्या लिखा हुआ, सेक्शन 2B, और सेक्शन 2B में लिखा हुआ शेड्यूल 1 देखें तो शेड्यूल 1 में दे रखा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC, राजस्थान लोक सेवा आयोग। 2 में दे रखा राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। जैसे RJS की एग्जाम कौन करवाएगा, राजस्थान हाई कोर्ट करवाएगा। और JLO का जो हो गया और APO का जो होने वाला है, इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, RPSC। तो पहला नाम RPSC, दूसरा नाम हाई कोर्ट, तीसरा नाम है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये अपना इधर चलेंगे थोड़ा सा आगे, ये अपना यहाँ वाला जो पुलिया, ये तो गोपालपुरा पुलिया हो गया, दुर्गापुरा पुलिया उतरेंगे, उतरते ही जैसे इस वाले हाथ पे राजस्थान पब्लिक, साइलेंट कर दो, राजस्थान पब्लिक
सबऑर्डिनेट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का है बोर्ड, ये फोर्थ में दे रखा ना, थर्ड में दिया हुआ, राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। 4 में दे रखा एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमिटी एंगेज्ड और कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त और गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति। शेड्यूल में 5 नंबर पॉइंट है या एंट्री नंबर 5 है, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय। 6 नंबर पे है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको हम RBSC कहते हैं, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC शॉर्ट में है, ऐसे ये RBSC। 7 नंबर पे है राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जयपुर, राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर। 8 में है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम। और 9 में दे रखा एनी सोसाइटीज, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज एंड ऑल PSUs ऑन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्सटेंशियली और पार्शियली। कोई सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वत्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रम, ये सारा इसमें सारा कवर कर लिया है। जितनी भी सोसाइटियाँ वगैरह इनके अपनी JLO की भर्तियाँ भी ये बहुत सारे अपने अपने हिसाब से डिपार्टमेंट करवाते हैं, और क्लेरिकल स्टाफ इनकी भी लेते हैं, पियोन और बाकी इन सब की भर्तियाँ लेते हैं ये लोग, तो उसका भी दे दिया। 10th नंबर का पॉइंट इसमें दे रखा शेड्यूल 1 में, एनी अदर अथॉरिटी नोटिफाइंग द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी। इसके बाद में आ जाओ सेक्शन 2B के बाद में 2C में। सेक्शन 2C में प्रोविजन किया गया है एग्जामिनेशन सेंटर, उधर भी जो कल एक्ट था उसमें एग्जामिनेशन सेंटर था, इसलिए मेरा ये मानना है इन दोनों एक्ट को मर्ज कर देना चाहिए था और ये एक्ट हटा देना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने ऐसा सोचा होगा फिर पेपर लीक होंगे तो इसमें LI का प्रोविजन किया गया, अगले में डेथ का करेंगे और एक साथ दोनों को हटा देंगे। जो भी हो, एग्जामिनेशन सेंटर यानी क्या है, 1992 वाले एक्ट में भी ये था, इसमें भी ये है। मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन और पार्ट देयर ऑफ और एनी अदर प्लेस फिक्स्ड बाय यूज फॉर the holding of a public examination and include the entire premise attached thereto। परीक्षा केंद्र में किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत प्रयुक्त कोई संस्था या उसका कोई भाग या अन्य स्थान अभिप्रेत है, इसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर शामिल है। जैसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर किसी स्कूल में आया, कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में आया, तो जैसे महाराजा कॉलेज में आ गया तो महाराजा कॉलेज की पूरी बाउंड्री उसका प्रेमाइस क्या कहलाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर। महारानी कॉलेज में आ गया, महारानी कॉलेज पूरा एग्जामिनेशन सेंटर। ये ऐसे परीक्षा केंद्र यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रूम, वो पूरा परिसर परीक्षा केंद्र के रूप में आएगा। देखिएगा, परीक्षा केंद्र यानी किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने की नियत से प्रयुक्त कोई संस्था, उसका भाग, कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है, इसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर शामिल है। सेक्शन 2D एग्जामिनी यानी परीक्षार्थी जो परीक्षा देता है उसका मतलब क्या होता है, मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन, जिसको परमिशन दी गई है बाय द कंसर्निंग। अब आपको लग रहा है ना इसको क्यों डिफाइन किया गया, कई बार ऐसा होता है कि हाथ को चोट आ गई, मोच आ गई, प्लास्टर हो गया, अब लिख नहीं पा रहा है, तो वो किसी को श्रुति लेखक यानी वो जो श्रुति लेखक भी सुने हुए को लिखेगा, वो किसी को साथ लेता है। जैसे आप LLB फाइनल में है, आपने किसी फर्स्ट ईयर वाले को ले लिया या BA वाले को ले लिया, जनरली BA वाले को ऐसा देते हैं साथ में, तो कई लोग ऐसे भी छानपत करते हैं, प्लास्टर करवा लेते हैं, उसको कहते हैं भाई 2 क्वेश्चन तू रट ले, 3 मैं रट लेता हूँ, मैं होठ हिलाऊं तू चंठा देना, तेरे याद है, वो नहीं कर सकता। यहाँ पे एग्जामिनी ऐसा कर सकते हैं, साथ में लिया जा सकता, कोई रीजन ऐसा हो जाए तो एग्जाम में हो जाता है कई बार। एक बार हम एक एग्जाम सेंटर पे ड्यूटी कर रहे थे और एक स्टूडेंट उसका आ गया चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स के बहुत कम मामले आते नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट में आने पे दूसरे के भी हो जाता है, और जबकि अपने सबके वैक्सीन लग रखी है चिकन पॉक्स की भी, ये कोरोना वाली वैक्सीन लग रही है तो डराती है, लेकिन 6 महीने बाद में अब कोई असर नहीं होगा, घबराना नहीं। कल एक स्टूडेंट कह रहा था मेरे को मैं जिम करूंगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना, इस समय जिम करना, दौड़ना, सुसाइड अटेम्प्ट करना है, वॉक कर लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। खैर वैसे आप वाली पीढ़ी तो गुदड़ों में वॉक करती है, नींद में ही, बाकी वॉक को कोई नहीं करता, लेकिन जिम कर लेती है, वो नहीं करना चाहिए। अपना एक स्टूडेंट JLO में इस बार इंटरव्यू कॉल था, वो पक्का RJS भी बनता, APO भी बनता,
सिर्फ जिम करने की वजह से डेथ होगी, वो अटैक आ गया उसको। कोरोना की दोनों वैक्सीन लगा रखी थी उन्होंने। वैक्सीन के बाद में हार्ड वर्क को मना करता है, तो हार्ड वर्क में आप ऐसा मत सोचना जाती किताब रख दो कि आज पढ़े ही नहीं, बोला था हार्ड वर्क नहीं करना, अटैक आ जाएगा, मेरे तो वैसे ही सीने में दर्द हो रहा। आपने क्या आदि चीजें सोच के भी ऐसे अपन एज्यूम कर लेते हैं ना, कुछ नहीं होगा आपको, चिंता मत करो, और होना भी नहीं चाहिए, क्यों हो आपको। तो एग्जामिनी क्या, एग्जामिनी मीन्स पर्सन हु हैज बीन गारंटेड परमिशन बाय द कंसर्निंग अथॉरिटी टू अपीयर in a public examination and include a person authorized to act as scribe on his behalf। यही बात आ गई जो मैं आपको कह रहा था। परीक्षार्थी से ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है। इसमें इसके निमित्त श्रुति लेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल है। हो जाता भाई कोई एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना हो गई, आदमी याद तो कर सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, उसका हाथ तो फ्रैक्चर और का, तो किसी थोड़ा कम पढ़े लिखे को साथ में बैठा लेते हैं। तो परीक्षार्थी यानी इसलिए एग्जामिनी को यहाँ पे डिफाइन किया गया। ई पब्लिक एग्जामिनेशन यानी क्या, ये भी शेड्यूल 2 में दे रखा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। मीन्स एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 2। सार्वजनिक परीक्षा से स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सूची 2 में यथा निर्दिष्ट परीक्षा अभिप्रेत है। क्या दे रखा शेड्यूल 2 में, देखिएगा। इस द राजस्थान पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का एक्ट है, इसका शेड्यूल 2 है। अभी हमने शेड्यूल 1 डिस्कस किया था सेक्शन 2B में, इसका शेड्यूल 2E है, इसका शेड्यूल 2 है। इसमें सेक्शन कौन सा दे रखा, 2E। 2E में दे रखा सेकेंड शेड्यूल, देखें कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी यानी क्या। तो जैसे हमने देखा शेड्यूल 1 में 10 पॉइंट दे रखे हैं, 10 एंट्री है ना शेड्यूल 1 में, इसमें भी 10 पॉइंट्स हैं, 10 एंट्रीज हैं। पहला पॉइंट है एनी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इधर शेड्यूल 1 में देखना आरपीएससी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो, उधर तो नाम दे दिया अथॉरिटी का, यहाँ पे कह रहा है आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली कोई एग्जाम। ये भी एक अननेसेसरी है, जब उनका नाम दे दिया तो आरपीएससी तो एग्जाम ही करवाएगी, भजन थोड़ी करवाएगी कि आज बड़ी चौपड़ पे भजन संध्या आरपीएससी की तरफ से की जाती है, आज जवाहर कला केंद्र में नृत्य प्रोग्राम आरपीएससी की तरफ से डांस प्रस्तुत होगा, ऐसा तो है नहीं। उनका काम ही एग्जाम कराने का, तो ठीक है बना दी उन्होंने। वही आइंस्टाइन वाली बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास 2 बिल्लियां थी, मैं आपको अक्सर बताता हूं। तो उन्होंने 2 दरवाजे बनाए, वो आपस में लड़ती थी, तो छोटी बिल्ली के लिए छोटा गेट, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा गेट, ऐसे प्लाई में से होल करवा दिए। अब वो बड़े होल में दोनों आ जाती हूँ भाई, बड़े होल में जब बड़ी बिल्ली आ रही, छोटी नहीं आती। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया, ज्यादा दिमाग लगा दिया। ऐसे हमारे भी राजस्थान विधानसभा में इस पे ज्यादा दिमाग लगा दिया। जब आरपीएससी का नाम लिया तो ऑब्वियसली आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एग्जाम। भाई पेपर सेट करने से लेकर रिजल्ट जारी होने तक बीच में जो भी गड़बड़ी होगी आरपीएससी जिम्मेदार होगी। फिर भी दे दिया, ठीक है। अब सारी चीजें वैसे ही दे रखी हैं। सेकंड में जैसे अब फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल साथ साथ देखते चलो। फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ राजस्थान हाई कोर्ट, इधर क्या दे दिया, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट। चलो इसका तो समझ में आता है, ये इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। राजस्थान हाई कोर्ट का काम नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराना, ये दादागिरी से हाथ में ले रखा है, ये दादागिरी है उनकी। राजस्थान जुडिशरी का काम क्या है, न्याय करना, न्याय करना। वो बाबू का भी एग्जाम करा रहे, वो भी गलत है। एग्जाम कराएगी आरपीएससी, सबऑर्डिनेट स्टेट का बोर्ड। आपको भरोसा नहीं, यूपीएससी से करवा लो, कोई और एजेंसी बना दो। लेकिन हाईकोर्ट कराएगा तो फिर तो सारी एजेंसियां एग्जाम कराने लग जाएंगे। भाई हाईकोर्ट करा सकता है, कल को तो भेड़ ऊन विभाग वो भी अपना काम करेगा, पशुपालन विभाग भी अपना काम करेगा। हालांकि वो करवाते हैं अपने एग्जाम, लेकिन ऐसा तो है उनकी चल रही है। जब तक इस देश में चलती है तब तक चलती है। आप देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कह रहा हूं मैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ हाईकोर्ट एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और करवाता उसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं अल्ट्रा वायरस। इसलिए मैं कह रहा हूं ये दादागिरी है उनकी, जो नहीं करनी चाहिए उनको। आपको भरोसा नहीं है आरपीएससी पे, आप यूपीएससी को रिकमेंड करो, स्टेट को रिक्वेस्ट करो कि वो यूपीएससी को रिकमेंड करें, या कोई और एजेंसी बनाए स्टेट जिस पे भरोसा हो।
हाई कोर्ट में ईश्वर बैठते हैं क्या? ब्रह्मा जी आते हैं कि विष्णु जी आते हैं? कौन आते हैं? महेश आते हैं? कौन आते हैं? है तो इंसान ही वहाँ पे। आरपीएससी में भी इंसान है। जब आरपीएससी वाले गड़बड़ हो सकते हैं तो हाई कोर्ट वालों की क्या गारंटी है नहीं हो सकते? इसलिए एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी को कंडक्ट कराना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब हाई कोर्ट की चल रही है। देश भर में बहुत सारे स्टेट में हाथ में ले रखा है। पहले आरपीएससी कराती थी, एक हबीब गोराना नाम का आरपीएससी में एक करप्ट आरपीएससी चेयरमैन आ गया था। उसने ऐसे ही आरपीएस, आरएएस, आरजेएस बना दिए। उसके घर में तो बेटे बहुएं किसी को छोड़ा ही नहीं जो इस लेवल से नीचे के लेवल पे हो। उसके बाद में हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। हाथ में नहीं लेना था, उसको सजा देनी थी और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देने थे। लेकिन वही है ना, सत्ता किसको खारी लगती है, पावर सबको प्यारा लगता है। थर्ड, इधर देखिए शेड्यूल 1 में थर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो अभी दुर्गापुरा में है राजस्थान का। यहाँ थर्ड में क्या दे दिया? एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। अरे भैया, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाई एग्जाम कराने के लिए, इसमें अलग से लिखने वाली कौन सी बात है? लेकिन ठीक है, लिख दिया तो पढ़ना है। इधर फोर्थ को फर्स्ट लिस्ट में शेड्यूल में देखो, एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमिटी एंगेज्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या गठित या कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति। फोर्थ में इधर दे दिया, सेम वही चीजें हैं। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमिटी एंगेज्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा निमित्त गठित किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति द्वारा संचालित कोई परीक्षा। यही बात आ रही है ना? इसलिए मैंने आपको कहा साथ के साथ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं अपन, ठीक है? शेड्यूल 1 का पॉइंट या एंट्री नंबर 1 देखिएगा, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी। फिफ्थ नंबर का इधर सेकेंड शेड्यूल में देखिएगा, एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा। अब वापिस शेड्यूल 1 में 6 नंबर की एंट्री देखिएगा, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको हम आरबीएससी कहते हैं। यहाँ पे 6 नंबर की एंट्री है सेकेंड शेड्यूल में, एनी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। किस बात का अंतर है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा। ये ध्यान रखना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th की भी एग्जाम करा रहा है, 12th की भी एग्जाम करा रहा है। वो इसके हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से, इस 6 नंबर के पॉइंट के हिसाब से इसमें कवर नहीं हो रहा। कौन सा कवर हो रहा? रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये ध्यान रखना, यहां दे दिया ना रिक्रूटमेंट, भर्ती वाले एग्जाम। और वो जो पहले वाला एक्ट जिसको एज सच रखा वो सारे एग्जाम को कवर करता, भर्ती वाले को भी और एकेडमिक और उनको दोनों को कवर करता है, ठीक है? 7th नंबर का शेड्यूल 1 में पॉइंट दे रखा, राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जयपुर, राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर। सेकेंड शेड्यूल में 7th नंबर का पॉइंट दे रखा, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। तो ये इनका ध्यान रखना है, 1-1 जैसा है, 2-2 जैसा है, 3-3 जैसा है, 4-4 जैसा है, 5-5 जैसा है, 6-6 जैसा है, 7। बस इतना सा दे दिया कि ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं इसलिए हम इनका ये नाम दे रहे हैं, बाकी बात वो की वो है। 8 नंबर का शेड्यूल 1 में देखिएगा, शेड्यूल 1 8 नंबर दे रखा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम। इधर शेड्यूल 2 में दे दिया, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम के द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा। और इधर शेड्यूल 1 में 9 नंबर की एंट्री दे दी, 9 नंबर की एंट्री है, एनी सोसाइटी कॉरपोरेशन लोकल बॉडी एंड ऑल PSUs owned by the state government substantially and partially। कोई सोसाइटी, निगम, निगमित निकाय राज्य सरकार के पूर्णतः और भागतः स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रम। और इधर सेकेंड शेड्यूल में 9th नंबर पॉइंट है, एनी अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी सोसाइटीज कॉरपोरेशन लोकल बॉडीज ऑल PSUs owned by the state government substantially और partially।
किन्हीं सोसाइटियों, निगमों, स्थानीय निकायों, राज्य सरकार के पूर्णतः और भागतः स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा। इधर शेड्यूल 1 का 10 नंबर एंट्री देखिएगा, यानी ये 10 दे दिया, इसके अलावा कोई और बचती है, इसलिए कह दिया एनी अदर अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा। क्योंकि ये जब एक्ट बना तो इतनी तो मिल गई, मान लो इन फ्यूचर कोई और बना देंगे, जैसे कोई एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले नहीं थी, अभी हमारे देखते देखते बनी, ऐसे कोई और एजेंसी बन जाए, उसके बारे में है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी। जैसा शेड्यूल 1 का 10 नंबर का पॉइंट है, सेम वैसा ही 10 नंबर का पॉइंट सेकंड शेड्यूल में दे रखा है, एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और कंडक्टेड बाय एनी एजेंसी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण के द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा। तो ये ध्यान रखना, हमें सेक्शन 2B में किसके बारे में डिफाइन किया गया, यहाँ देखो, ये सेक्शन 2B में किसके बारे में डिफाइन किया गया है, 2B में डिफाइन किया गया है एग्जामिनेशन अथॉरिटी। एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या, और 2E में किसके बारे में किया गया है, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन यानी क्या, सार्वजनिक परीक्षा यानी क्या, इनका ध्यान रखना। और F में दिया गया है अनफेयर मीन्स अनुचित साधनों का प्रयोग कोई करता है, उसके बारे में F में दिया हुआ है 2F, अनफेयर मीन्स अनुचित साधन। ये वो 1992 का एक्ट है, उसमें भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए, इसमें फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट दे रखे हैं और सेकंड में भी फिर 4 और इसके सब पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला देखिएगा सेक्शन 2 का F, सेक्शन 2 सबसेक्शन F, अनफेयर मीन्स इंक्लूड्स, इसका फर्स्ट क्लॉज है, इन रिलेशन टू एन एग्जामिनी टू टेक unauthorized help in public examination from any person or group directly or indirectly or from any material written, recorded, copied, printed in any form whatsoever or use of any unauthorized electronic or mechanical instrument or gadget। अनुचित साधन में पहला फर्स्ट नंबर की एंट्री, किसी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित या अभिलिखित प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से या अप्राधिकृत सहायता लेना, किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिकी उपकरण या गैजेट का उपयोग करना शामिल है। ये किस में आ गया, अनफेयर मीन्स में क्या क्या आएगा, ये इसके फर्स्ट पॉइंट में बता रखा। सेकंड में 4 सब पॉइंट्स दे रखे हैं, रिलेशन टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के संबंध में क्या क्या, फर्स्ट टू इम्पर्सोनेट और लीक और अटेम्प्ट टू लीक और कॉन्स्पायर टू लीक क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण, प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना, इसमें कोई व्यक्ति शामिल होगा वो इसमें लाइबल हो जाएगा। सेकंड, टू प्रोक्योर, टू अटेम्प्ट टू प्रोक्योर और पजेस और अटेम्प्ट टू पजेस क्वेश्चन पेपर इन अनऑथोराइज्ड मैनर, प्रश्न पत्र को अप्राधिकृत रीति से उपाप्त करना, उपाप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना और कब्जे में लेने का प्रयास करना, ऐसा कोई करेगा, ऐसा व्यक्ति यानी पर्सन को डिस्कस करें ना, इन रिलेशन टू एनी पर्सन, वो पर्सन कौन कौन से, फर्स्ट में सेकंड में देखा, थर्ड में देखिएगा, टू सॉल्व और अटेम्प्ट टू सॉल्व और सीक असिस्टेंस टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन अनऑथोराइज्ड मैनर, अप्राधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करना, हल करने का प्रयास करना और हल करने में सहायता मांगना या सहायता करना भी इसी में आ जाएगा। ये अभी हरियाणा के मेवात में एक जगह का फोटो और वीडियो काफ़ी वायरल हुए, बोर्ड के एग्जाम में 3-4 मंजिला लोग खिड़कियों के छज्जों के लटक लटक के बच्चों को बता रहे हैं, कोई तो रस्सियों से लटक लटक के आके पर्ची फेंक रहे हैं, करे तू बता, जल्दी बता, मैं पर्ची फेंक रहा हूँ, ये ऐसे। उनको आता नहीं, बस बता दिया क्वेश्चन नंबर इतना इतना इसका है, बुक में से, पासबुक में से, आजकल तो 1 वीक और आ रही हैं उसमें से। ऐसे पहले बिहार के दृश्य आते थे, आजकल ये चीज़ें, राजस्थान में तो ऐसा हो गया जैसे कोई या तो एग्जाम होगी नहीं होगी तो पेपर लीक होगा। ये जेएलओ का एक एग्जाम
राहत भरी खबर थी कि ये शांति से हो गया इस एक्ट के आने के बाद में भी, और भजनलाल सरकार का पहला एग्जाम था और सरकार इसी मुद्दे पे आई थी, पेपर लीक वाले पे। अगर वही लीक हो जाता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। इसका फोर्थ देखिएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट द एग्जामिनी इन द पब्लिक एग्जामिनेशन अनऑथोराइज्ड मैनर। सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना शामिल है। यानी एग्जाम देने वाला कोई भी पर्सन हो, उसको किसी भी तरह से हेल्प करेगा तो वो ऐसा एनी पर्सन में आ जाएगा। अनफेयर मीन्स एफ में इसका फर्स्ट और सेकंड हमने दोनों डिस्कस किया। उसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण दे रखा, एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड एन एग्जामिनी। किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी शामिल है। कैसे परीक्षार्थी शामिल है? आप और हम एग्जाम दे रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं, हम बता तो नहीं रहे लेकिन हमने हमारी आंसर शीट ऐसे लटका रखी टेबल से कि ले तू लिख ले देख देख के, मैं बोलूंगा नहीं, बस मैंने लटका दी इधर लिख के। ऐसा भी कोई करेगा तो एग्जामिनी खुद कर रहा है ऐसा तो भी इसमें आ जाएगा, या वो किसी को बता रहा है तो भी इसमें आ जाएगा। जी देखिएगा, देखो इसमें डेफिनेशन में कितना दे रखा है, डेफिनेशन या परिभाषा में 2A B C D E तक हमने डिस्कस किया। लास्ट कौन सा? F। ये देखिएगा इसका जी है ना, अभी F के बाद में मैंने जी लिखा नहीं दरअसल, ABCDEFG। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने लिख कैसे दिया, मैंने पिछली बार लिखा नहीं था। जी भी लिख देंगे, इसका भी जीव राजी रहे। ये क्यों नाराज रहे कि मेरे को नहीं लिखा। जी में दे रखा है द वर्ड, ये सेम जो 1992 का एक्ट है ना उसमें भी दे रखा कि जो वर्ड इधर डिफाइन नहीं किए गए हैं वो अगर आईपीसी में डिफाइन किएंगे तो यहां पर उनका वही मीनिंग माना जाएगा। यही बात यहां पे है। द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां तो डेफिनेशन की लिमिट है ना। देखो कितने वर्ड डिफाइन किए गए यहाँ पे, ABCDEF, बस यही तो किया गया। जी में तो ये लिख दिया कि जो डेफिनेशन का जिस वर्ड का यहाँ डिफाइन नहीं किया गया वो आईपीसी में डिफाइन कर रहा है तो उसका भी वही मीनिंग निकलेगा। सेक्शन 2 का जी देखिएगा, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन आईपीसी 1860 shall have the same meaning respectively assigned to them in that code। इसमें प्रयुक्त किए गए और परिभाषित नहीं किए गए, भाई इसमें शब्द तो आ गए लेकिन डिफाइन नहीं कर रखा, किंतु आईपीसी में डिफाइन कर रखा है, वहां परिभाषित कर रखा है। ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः आईपीसी में जिस संदर्भ में उनको बताया गया है यहां पर भी वही उनका मीनिंग होगा। आप में से किसी को भी सेक्शन 2A में क्या दे रखा है, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, और 2B में एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो शेड्यूल 1B इसके बारे में बात करता है। 2C में क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन सेंटर। 2D में क्या दिया हुआ है, 2D में दिया हुआ है एग्जामिनी, यानी क्या खुद परीक्षा दे रहा वो, और उसके साथ में अगर उसको मान लो कोई मौज खरोंच चोट आ गई, कई बार होता है ना किसी व्यक्ति का हाथ ही कट गया, बेचारे का हाथ है नहीं या काम नहीं करता बट वो याद तो कर रहा है, तो उसके कोई दूसरा श्रुति लेखक बैठ जाएगा यानी सुन के लिखने वाला बैठ जाएगा तो वो भी एग्जामिनी में आएगा। और ई है, ई में इसका शेड्यूल भी सेकंड वाला देखना है। ई में दे रखा पब्लिक एग्जामिनेशन यानी क्या, और एफ में दे दिया अनफेयर मीन्स यानी क्या। इन ABCDEF के अलावा और कोई वर्ड जो इस एक्ट में दे रखा हो उसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया हो, मगर वो वर्ड इसमें दिया हुआ है तो उस वो डेफिनेशन अगर आईपीसी में है तो जो वहाँ दे रखा यहाँ पर भी वही मीनिंग समझा जाएगा। यहाँ तक आप में से किसी को कोई बात नहीं समझ में आई उसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यहाँ तक। सेक्शन 3 देखिएगा, सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, अनुचित साधनों के उपयोग को प्रतिषिध करना। मैं तो कह रहा हूं आप एक काम करना, एपीओ की एग्जाम में दोनों एक्ट है 1992 का और 2022 का, यानी 30 साल पहले वाला और 30 साल बाद वाला। इन दोनों एक्ट को कंपैरिजन स्टडी करना आप ज्यादा बेटर रहेगा और इजीली लर्न हो जाएगा। कोई बहुत इनमें डिफरेंस नहीं है,
अपने नोटबुक का आधा पेज कर लेना, इधर आपने 1992 का एक्ट लिख दिया, इधर 2020 का लिख दिया। जैसे ये अपनी नोटबुक है, इसके 2 पेज हैं, इधर 1992 लिख दो, इधर 2022 लिख दो, कंपैरिजन कर दो उसका। शेड्यूल, तीनों शेड्यूल यानी 1992 का और 2022 वाले शेड्यूल में बहुत कम अंतर है, लगभग पॉइंट मिलते जुलते हैं। उधर 8 पॉइंट दे रखे हैं, एक रेलवे अथॉरिटी बोर्ड दे रखा है, एक स्किल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला स्किल यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम कंडक्ट होता वो दे रखा है। ऐसे थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। तो सेक्शन 3 देखिएगा, 2022 अनफेयर मीन्स राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मिसयूज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 का सेक्शन 3 देखिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स नो पर्सन शेल यूज। अब पर्सन को यहाँ डिफाइन कर दिया, पर्सन यानी क्या, ये तो सेक्शन 2 में हमने देख लिया। 2 के अनफेयर मीन्स में जो सेकंड पॉइंट है वहां दे रखा है इन रिलेशन टू एनी पर्सन, तो वो पर्सन सारा उसमें आ गया। तो इसमें दे दिया नो पर्सन शेल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा। और सेक्शन 3 तक कोई भी बात आप में से किसी को नहीं समझ में आई है, सेक्शन 3 तक, तो आप पूछ सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना, ये एक्ट मना करता है। यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट कर रहा है ना, मिसयूज, ये क्या मेजर्स नहीं, मिसयूज, ऐसे क्या दे रखा है, ये स्पेलिंग भी गड़बड़ है या मेरे पढ़ने में सही नहीं आ रहा है। हाँ, मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन। तो ये प्रिवेंशन के मेजर बता रहा है कि ऐसा ऐसा करके हम क्या करेंगे, अनफेयर मीन्स जो रिक्रूटमेंट हो रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन में, उस अनफेयर मीन्स को रोकेंगे। तो सेक्शन 3 भी इस बात को करता है, प्रोहिबिट ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स अनुचित साधनों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करता है। बस ये प्रोविजन कर रहा है, यहाँ पनिशमेंट आगे आएगा भी। बट सेक्शन 4 क्या कह रहा है, पजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का कब्जा और उसका प्रकटीकरण। सेक्शन 4 देखिएगा, सेक्शन 4 में दे रखा, ये मैंने बोर्ड पे यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत से बच्चों के पास में क्या पता डायरेक्ट हो नहीं हो, तो एक बार इधर से देख लेंगे। बट ये तो छोटा सा एक्ट है, आप लोग परचेज कर लें या इसका PDF डाउनलोड कर लें, आजकल तो नेट पे सब चीज़ें अवेलेबल रहती है, इसलिए ज़्यादा परेशान होना नहीं। सेक्शन 4 देखिएगा, पजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, नो पर्सन अथोराइज बाय वर्च्यू ऑफ his duties in conduct of public examination shall before the time fixed for opinion and distribution of question paper। धारा 4 राजस्थान सार्वजनिक भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 की धारा 4 है, प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्रों को खोलने, उनका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति नियत समय के पूर्व क्या क्या निम्नलिखित नहीं करेगा। नियत समय यानी टाइम दिया हुआ होता है सब चीज का। इस समय पेपर सेट करवाएंगे, जो पेपर सेटर से पेपर सेट हुआ वो उस एजेंसी को जाएगा जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा यानी प्रेस में भेजेगा। एग्जामिनर, मान लो आप एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है, मैं एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी हूँ, तो मैं खुद ही तो पेपर नहीं बना लूंगा, तो आप एग्जामिनर हैं तो मैं आपको भेजूंगा पेपर। आपने बना के भेजा, वो प्रेस में भी जाएगा, प्रेस में प्रिंट होगा, फिर वो वापिस उसी एजेंसी को आएगा, फिर वो एजेंसी उनको भेजेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है, पेपर तो होना है RJS का, कितनी तारीख को होना है, 23 मार्च को, हाँ 23 जून को होना है, और आपने 23 मार्च को ही भेज दिया कि लो जी आज शहीदी दिवस है तो हमने सोचा आज ही भेज देते हैं, है ना, क्रांतिकारियों को याद करते हैं। तो बेचारे क्रांतिकारियों ने थोड़ी कहा, उन्होंने कहा ईमानदारी से रहो, इतना पहले भेज देंगे तो छोटे पेपर छोड़ेंगे क्या, चुरा लेंगे उसको। बिल्कुल टाइम पे भेजा जाता है। जैसे पेट्रोल टैंकर जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेके आते हैं, उनको ऐसे टाइम पे भेजते हैं। इतना सा ज़्यादा टाइम दे दें तो वो लोग क्या करते हैं, रास्ते में या तो तेल निकाल लेंगे या तेल में मिलावट कर देंगे। ऐसा ही सेम चीज़ें अपने पेपर वाले में होता, मिनिमम टाइम देते हैं, मिनिमम से मिनिमम टाइम। और अब तो एक दो चीज़ें तो ऐसी होगी जिनको देख के अपने को भी, जैसे मान लो आप इंटरव्यू लेने वाले पैनल में नाम है, तो आपके पास RPSC का लेटर आ जाएगा कि आप क्या रहें, अलर्ट मोड में रहें
किसी भी समय आरपीएससी आपको बुला सकती है। तो पहले आपके पास फ़ोन नहीं आता, एक लेटर आ गया, इससे इस डेट में आप अलर्ट मोड पे रहे। अलर्ट मोड का मतलब है 24 आवर, 24/7। तो हमारे एक मैडम थे, उन्होंने कहा सुबह 4 बजे बेल बजाई और कहा मैडम चलना है आरपीएससी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलना है आरपीएससी। इतना टाइम देते हैं 20 मिनट का, ताकि वो इधर उधर कोई फ़ोन ऑन और नहीं करते, वो वहीं आके बैठ जाते। मैडम आप फटाफट तैयार हो लो, और फ़ोन ऑन कहाँ, वो सब इधर ही रख दो, ताकि इधर उधर इन्फॉर्म नहीं कर दे। 4-5 करो तेरा इंटरव्यू कॉल आया था ना, और मैं जा रही हूँ आरपीएससी, तेरा इंटरव्यू कॉल आया ना, कितने पैसे देना, जल्दी बता, मैं पहुँच रही हूँ। ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी लोग गड़बड़ी करने वाले कर जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके आते हैं। एग्जाम दे करके इंटरव्यू तक पहुंचना कोई मजाक नहीं है, और फिर ऐसे पहुंचने के बाद में गड़बड़ी हो जाए, ऐसा मजाक हो जाए कैरियर के साथ, वो गलत है। इसलिए एक्ट लाया गया। हिंदी में देखिएगा धारा 4 को, प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्रों को खोलने, उनका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति नियत समय के पूर्व निम्नलिखित नहीं करेगा। क्या क्या नहीं करेगा? पहला, ए, ओपन, लीक और प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, possession, solve such question paper or any portion or a copy thereto। कै में दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न पत्र और उसके किसी भाग या उसकी प्रति को खोलना, प्रकट करना, उपाप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना, हल करना। कब्ज नहीं करेगा, समय से पूर्व नहीं करेगा। देखो एग्जाम हॉल में मैं अभी आपको एक बार बता देता हूं, तो वो ठीक समझ में आएगा। एक बार देखो इधर, ये है हमारा 2022 का एक्ट। एक बार इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। आज क्या है? वर्ल्ड, मैंने कहा था ना सेव करना, बोलना आपको, मेरी आदत में आ गया कि ये सब सेव है, तो सेव नहीं करना। चलो कोई नहीं, कल फिर एक्सरसाइज करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये वो अभ्यास में आ जाती है, वो चीज़ गड़बड़ कराती है। और मैंने पता ये सोच के ही दबाया, मैंने कहा हाँ अभी इसको सेव करूंगा, इसीलिए तो पेन उठाया। मैं सेव करके फिर अगला खोलते हैं, और इसलिए आपको तारीख पूछी। पर्यावरण दिवस बोला, इतने में तो वो खटका दब गया। वापिस आने का तरीका अपने को आता नहीं। अंडू करें तो आ सकता है क्या कुछ? है एक बार बैक करके एक बार ओपन तो कर लें, लेकिन वो अच्छा डोंट सेव कर दिया, अब नहीं आएगा। एक बार देखूं क्या, अब तो क्या आएगा, वो वहीं रहता तो आ जाता है ना। चलो कोई नहीं, एक ट्राई मार लेते हैं अपना, वापिस आ जाएंगे। नहीं आएगा तो अपने को तो पकड़ेगा नहीं। जैसे ये था, अब वो तो शो ही नहीं कर रहा है, स्विच ही शो नहीं कर रहा है ना, नहीं आएगा, छोड़ो। एक बार इसको समझ लो, मैंने आप ही को समझाने के लिए निकाला है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो गया वो कोई बड़ी चीज़ नहीं गई है। यानी इसमें एक चीज़ बता रखी है कि कोई उधर मिलने आया हमसे, अच्छा। तो ऐसे एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, कौन सी अथॉरिटी कैसे एग्जाम कराती है, ऐसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा। कल इसको भी सेव किया था, लेकिन वो ये वाला खुल गया, हो सकता है वो वाला सेव हुआ कि नहीं, उसका भी ध्यान नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ। जैसे NTA एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, RPSC, UPSC, ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर के पास पेपर बनाने के लिए भेजेंगे पेपर सेटर को। ये रहा पेपर सेटर, देखो इधर पेपर सेटर हो गया, पहला चरण। एक बार इसको समझ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन में पेपर सेटर, इसके पास पेपर भेजा जाएगा। फिर पेपर सेटर से जो पेपर सेट करवाया है, वो पेपर सेटर यहाँ समझ लो, ये पेपर सेटर है, पेपर बना दिया, RPSC को भेज दिया, अब UPSC को भेज दिया, यूनिवर्सिटी को भेज दिया। वो पेपर को क्या करेंगे, प्रेस को भेजेंगे, भाई छपवाने, बहुत सारे पेपर प्रिपेयर कराने। वो चला गया प्रिंटिंग प्रेस में, पेपर सेटर से इंस्टीट्यूट, फिर वापस प्रिंटिंग प्रेस से जैसे कोई ये भर्ती का एग्जाम हो, जैसा 2022 का एक्ट हम डिस्कस करें, तो डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रेजरी ऑफिस होता है, ट्रेजरार ऑफिस, उसमें उनको स्टोर किया जाता है, यानी पेपर रखे जाते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा सुरक्षा होती है वहाँ पे। उसके बाद में होता है एग्जामिनेशन सेंटर। क्या होता है? एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये है ना, जो
एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एनटीए लिखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऐसा मैंने लिखा है। ये इंडिया की अभी यूपीएससी की तरह ये भी बड़ी एजेंसी हो गई जो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो ये एग्जामिनर को भेजेगी, वो पेपर सेट करके वापस इनको भेजेगा, पेपर सेटर प्रेस में जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस में जाएगा। अगर वो भर्ती का एग्ज़ाम है तो ट्रेजरी ऑफिस से एग्जामिनेशन सेंटर में जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर से उसको पेपर को ओपन करने के लिए फिर कोई 2 बच्चे होते हैं इन्विजिलेटर, उनको बुलाएंगे, भैया आओ देख लो, सारे पैकेट देख लो अच्छे से बंद हैं। और फिर पैकेट खोल के फिर जो पहले कार्टून खोलेंगे, कार्टून के बाद में पैकेट दिखा देंगे सारा बंद है, फिर उनके एडमिशन कार्ड लेके एडमिशन कार्ड पे साइन करा लेंगे कि हमने देखा सारा अच्छे से सील्ड पैक था। उसके बाद में उसको लिफाफों खोला जाता है, उनको स्टूडेंट को वापस भेज देंगे, फिर इन्विजिलेटर उसको पेपर दे देंगे जिस रूम में जितनी कैपेसिटी है। उसके बाद में स्टूडेंट के हाथ में पेपर आएगा। स्टूडेंट के हाथ में पेपर आने के बाद में जब टाइम होगा तब बेल बजेगी। ये एग्जामिनर को भेजना भी टाइम लिमिट में भेजेंगे, प्रेस को भेजेंगे, पेपर सेटर को भी टाइम लिमिट में भेजेंगे, प्रेस को भेजेंगे वो भी टाइम लिमिट में भेजेंगे, बहुत पहले नहीं भेजेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस भी टाइम पे भेजेंगे, जैसे कल एग्जाम है तो आज रात तक पहुंचा दो, देर रात तक, ताकि सुबह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर को जाएगा, वो भी बिल्कुल टाइम पे भेजते हैं। दूर के सेंटर पे पहले भेजेंगे, पास वाले पे बाद में भेजेंगे, ताकि ज़्यादा टाइम बचे ही नहीं, मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ते। मार्जिन दे दिया मतलब लीक हो गया, संभावना रहती है। फिर इन्विजिलेटर को देते हैं, वो भी उसी हिसाब से देते हैं कि हाँ जी एग्जाम शुरू होने वाला 10-1 मिनट है, लो अब लेके चले जाओ सारे अपने अपने रूम में और सब टेबल पे रख दो, ऐसा ये रहता है। और इन्विजिलेटर को दे दिया, फिर स्टूडेंट को देते हैं, तब कहते हैं कि देखो ये आपका पेपर है, इसकी सील ओपन नहीं करेंगे, है ना, ऐसा मना करते हैं ना। और तब करनी है जब बेल बजेगी। ऊपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, वो इसीलिए होता है। समय से पहले जो इंस्ट्रक्शन इसमें दिया, जो इसमें है, सबको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। और लीक भी यहीं से होता है और लीक होना रुकेगा भी यहीं से। इसलिए जो 2022 का अपना जो एक्ट है, उस एक्ट में जो बात बताई गई है वो ये बताया गया है कि यहाँ पे किसी भी लेवल पे इनमें से किसी के भी द्वारा कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जाए, ऐसा प्रयास नहीं किया जाए ताकि पेपर लीक हो सके। इसके लिए क्या करना, इसके लिए ये करना कि प्रश्न पत्र पे कब्जा और प्रकटीकरण कितना विद इन टाइम लिमिट हो, समय के भीतर भीतर ऐसा किया जाए। इसलिए इसमें कै में कहा गया ऐसे प्रश्न पत्र या उसका कोई भाग खोलना, प्रकट करना या हल करना समय से पूर्व नहीं। वो जैसे बेल बजी है, अब आप पहले बेल बजती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5 मिनट पहले, नाम एंट्री कर लो, इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, फिर बेल बजेगी, हाँ अब ओपन करिए और अपना वर्क स्टार्ट करिए, ऐसा रहता है। बी देखिएगा इसका, सेक्शन 4 का सबसेक्शन बी है, गिव एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और प्रॉमिस टू गिव such confidential information to any person or examinee where such confidential information is related to or in reference to such question paper। धारा 4 की उपधारा 6 है, इसमें कहा गया किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना, जहां ऐसी गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्न पत्रों से संबंधित है उसके संदर्भ में है, देना, ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन देता है कि मैं तुमको इसके बारे में बता दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कोई इन्फॉर्म दे दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐसा भी नहीं। या हमने देखा इस पेपर में ये है ना, ऐसा टेढ़ा करके ऐसे कुछ देखने का प्रयास करते हैं तो भी मना कर देते हैं, वो भी अनफेयर मीन्स में आता है। या कुछ पहले इधर जो पेज होता है उस पर सॉल्यूशन लिख देते हैं कि मैं रट के आया हूँ, पता नहीं बाद में भूल जाऊँ, वो भी अनफेयर मीन्स में आता है। पहले कुछ नहीं, जब टाइम होगा तो स्टार्ट करना। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया इसका एक्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, नेम एक्सटेंड, कमेंसमेंट, डेफिनेशन ABCDEF में, और सेक्शन 3 में डिस्कस किया प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, अनुचित साधनों का उपयोग का प्रतिषेध, और सेक्शन 4 में डिस्कस किया पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्रों का कब्जा और प्रकटीकरण। इसमें आप में से ऑनलाइन, ऑफलाइन में या रिकॉर्डेड क्लास में किसी का कोई डाउट हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ यू कैन आस्क। आप में से इस पेपर को हम युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो आपको, या और कोई हमसे हेल्प चाहिए तो 8306969794 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8306969794 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।